हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डियर माई टी क्लासेस चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th मैथ और ये क्लास 11th की मैथ और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, उचित समुच्चय तथा अधिसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। इस कंडीशन में यानी कि देखिए, पिछले के लेक्चर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने एकदम अच्छे तरीके से जो क्लियर किया है और उन्हीं के बेसिस के अनुसार सारी चीज़ें इस पार्ट 3 में सीखा जाएगा। वहाँ यानी कि सेट सीखा गया था, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, कौन कितने प्रकार के होते हैं इस कंडीशन में। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि सबसेट यानी कि उपसमुच्चय और उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय तथा अधिक उपसमुच्चय इस कंडीशन में। तो देखिए, इस कंडीशन में तो आइए सबसे पहले हम अपन जानते हैं कि उपसमुच्चय क्या होता है। तो देखिए इस तरीके से कि उपसमुच्चय क्या होते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि उपसमुच्चय, देखिए पहला उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। सबसेट इसके पहले मतलब कि सबसेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ए और बी दो समुच्चय हैं इसके, यानी कि उपसमुच्चय हम जान लेते हैं यहाँ पर कि ए और बी दो उपसमुच्चय हैं या समुच्चय हैं। ए और बी दो समुच्चय हैं, समुच्चय। जैसे कि कोई सेट ए है यानी कि कुछ भी दिया हो 1 2 3 एंड सेट बी दिया हो, यह दिया हो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर हम लोग यह देख रहे हैं कि जो यानी कि सेट ए के जितने भी अवयव हैं 1 2 3 है ना, और सेट बी में भी सेट ए के अवयव हैं यहाँ पर 1 2 3, बाकी इधरवाइज यानी कि जो 4 5 हैं। यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि सेट ए के एलिमेंट अगर किसी कोई और सेट दिया हो, सेट बी दिया हो, तो सेट ए की एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए और उसी को सेट ए का सेट बी में क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। इस कंडीशन में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो है यहाँ पर ये अवयव है इस कंडीशन में। तो ये जो है सेट ए यानी कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का क्या है, उपसमुच्चय है। इस कंडीशन में हम लोगों ने सीखा, यानी कि इसको अगर परिभाषा के अनुसार समझा जाए कि यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के, मतलब कि इसका अवयव प्रत्येक, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें दूसरे अवयव के, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव यानी कि प्रत्येक ए का, ए के जितने भी अवयव हैं वो बी में अवयव होना चाहिए। आप लोग जरा समझिए ठीक कंडीशन से कि सेट ए के जो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं यानी कि एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट यानी कि सेट बी में होना चाहिए, यानी कि टोटल मौजूद होना चाहिए। तो ये जो होगा समुच्चय के भी अवयव हों यानी कि दूसरे समुच्चय में भी हों, तो पहला समुच्चय जो होगा दूसरे समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय। जो सेट ए होगा दूसरे समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे देखिए जाए यहाँ पर इस कंडीशन में लिखित तौर पे देखिए आप यहाँ से कि यदि किसी समुच्चय, यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय, दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों, अवयव हों, तो पहला समुच्चय, जो पहला सेट होगा यानी कि जो पहला समुच्चय होगा वह दूसरे समुच्चय का, दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी कि सबसेट कहलाता है, कहलाता है। तो यहाँ पर यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव
यदि किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय के भी अवयव हों तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि उपसमुच्चय होगा। जैसे सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट था और सेट ए का यहाँ सेट बी में अगर एलिमेंट है 1 2 3 है तो ये बी जो होगा ये सेट ए का यानी कि सेट ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि उपसमुच्चय होगा। इस कंडीशन में हम लोगों ने सीखा। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि माना ए और बी, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव जैसे जो हम लोगों ने ए सेट माना है, सेट ए एंड सेट बी, तो हमने माना कि सेट ए एंड सेट बी दो क्या है, समुच्चय है यहाँ पर। तो तथा ए के सभी अवयव जो 1 2 3 अवयव हैं, तो सेट ए के सभी अवयव क्या हो, बी में उपस्थित है, बी में उपस्थित है, यानी कि सेट ए के अवयव जो है वो सेट बी में क्या है, उपस्थित है। तब समुच्चय ए का तब समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है, बी का उपसमुच्चय कहलाता है इस कंडीशन में। यानी कि माना ए और बी दो क्या है, समुच्चय हैं तथा ए के सभी अवयव जो ए के अवयव है वो बी में क्या हो, उपस्थित हो, तब समुच्चय ए का क्या होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी कि उपसमुच्चय ए का उपसमुच्चय बी, ए का समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, ए का समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। इसको देखिए, यानी कि इसको समुच्चय को रिप्रेजेंट, यानी कि जो सबसेट होगा ए जो हमने कहा ना यहाँ पर ए का समुच्चय बी का समुच्चय, तब समुच्चय ए का समुच्चय बी का, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाएगा, सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय कहलाएगा। और इसको ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो ए सबसेट ऑफ बी, जो समुच्चय ए का समुच्चय बी का जो सबसेट यानी कि समुच्चय उपसमुच्चय कहलाएगा, और इसको अपन ए और इस चिन्ह के द्वारा ऐसे करके और यहाँ पर इस तरीके का लाइन कर देंगे, और यही ए सबसेट ऑफ बी इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, गणितीय रूप में क्या पढ़ा जाता है, यानी कि सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से पढ़ा जाता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कि सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, और इसको यानी कि गणितीय रूप में देखिए कैसे लिखा जाता है। इसको गणितीय रूप में लिखने का, जैसे ए सबसेट ऑफ बी को ए सबसेट ऑफ बी इस तरह से, यानी कि ए सबसेट है बी का, तो इस तरीके से, यानी कि इस चिन्ह के अनुसार। और यहाँ पर यानी कि x बिलोंग्स टू ए दैट इम्प्लाई, और ये x बिलोंग टू बी, यह इसका क्या होगा, गणितीय रूप होगा। इस कंडीशन में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये रहा अपना कंडीशन। और आइए यानी कि सबसेट के रूप में एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे अपने पास कोई एक एग्जाम्पल है, ये कोई फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे अपने पास कोई दिया है कि सेट ए इक्वल टू और 1 2 3, तो और यहाँ पर सेट बी इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड 4 ए। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सेट ए के अवयव है 1 2 3 है ना, तो सेट बी में भी 1 2 3 एंड 4 है, तो सेट ए के अवयव सेट बी में है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि सेट ए के सारे अवयव जितने भी अवयव हैं वो सेट बी में क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पर जो होगा ये सबसेट ऑफ बी इस कंडीशन में होगा, क्योंकि सेट ए के सेट बी में अवयव है, सेट ए के अवयव सेट बी में क्या है, मौजूद है। तो इस तरीके से ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो होगा वो बी का क्या होगा, उपसमुच्चय। जो ए होगा इस कंडीशन में देखा जाए ए बी का उपसमुच्चय है,
उप समुच्चय अर्थात क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय इस कंडीशन में। और देखिए यानी कि एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 2, ये कोई सेट अपने पास है, सेट ए इक्वल टू 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, और बी ले लिया जाए तो बी में भी 1 3 एंड 5 एंड 4 ले लिया जाए इस कंडीशन में। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कि सेट ए में जो अवयव है 1 2 3 है, और सेट बी में अवयव 1 3 5 4 है। तो सेट ए के अवयव 1 तो है, 2 तो नहीं है, 3 तो है, पर यहाँ पर 2 जो है वो नहीं है। तो इस कंडीशन में तभी समुच्चय उप समुच्चय होगा, जब हम कई बार आपको बताते हुए आ रहे हैं कि उप समुच्चय तभी होगा, यानी कि सबसेट तभी होगा जब पहले वाले का, यानी कि जो सेट ए होगा, कुछ भी दिया हो पहले में, आप ए मानिए बी मानिए कुछ भी मानिए, जो पहला वाला होना चाहिए, तो पहले वाले के सभी अवयव वो सेट बी में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो 2 है, 2 जो है यानी कि जो 2 है वो सेट बी में नहीं है, तो इसलिए इसको जो यानी कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये जो होगा ए बी का उप समुच्चय नहीं है, उप समुच्चय नहीं है इस कंडीशन में। सो आई होप कि आप लोगों को ये मतलब ये जो मैं समझाने का जो तरीका है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आ रहा होगा। अब देखिए यानी कि जो हम लोगों ने लिखा ना कि समुच्चय ए का समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं, यानी कि जो सेट ए होगा समुच्चय ए का समुच्चय बी का उप समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो सेट बी में नहीं है इस कंडीशन में। और आप जान लीजिए एक नोट के तौर में, एक आप नोट करके कर लीजिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला हम लोगों ने यानी कि जो पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, रिक्त समुच्चय यानी कि इम्पटी सेट, तो आप इस कंडीशन से जान लीजिए कि जो रिक्त समुच्चय होते हैं वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। आप इस तरीके से नोट करके लिख लीजिए कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी कि जो रिक्त समुच्चय होगा इम्पटी सेट, वह प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय को अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, ये फाई से हम लोग यानी कि इसके बारे में सीख चुके हैं। और इसको यानी कि देखिए जब इसको प्रेजेंट किया जाएगा यानी कि प्रदर्शित किया जाएगा तो फाई इज सबसेट ऑफ, कुछ भी आप मान लीजिए ए लेते हैं तो ए, यानी कि इसका मतलब ए हुआ, ए जो होगा ये मतलब कोई भी अवयव हो, कोई भी एलिमेंट हो, यानी कि कहा गया ना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक अवयव का कोई भी अवयव हो, कोई भी एलिमेंट हो, तो फाई जो है जैसे फाई और इसके साथ हो ना 1 2 3, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रत्येक एक के लिए जो अपना बनेगा इस कंडीशन में, देखिए आप ए के लिए इस तरह से, यानी कि इसको फॉर एवरी, इसको क्या पढ़ा जाता है, आप यहाँ पर देखिए कई चिन्ह हम आपको बता चुके हैं कि इसको पढ़ा जाता है फॉर एवरी इस कंडीशन में। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो रिक्त समुच्चय होगा वह प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, सबसेट होगा, यानी कि उप समुच्चय होगा। और इसको फाई इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि प्रत्येक एक में कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी आप रख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जो भी आपको रखना है इस कंडीशन में। तो ये यानी कि ये जो होगा वो प्रत्येक एक के लिए, यानी कि फॉर एवरी। अब देखिए इस तरह से इसको प्रेजेंट करने के लिए यानी कि गणितीय रूप में देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। जी हाँ, तो देखिए इसको गणितीय रूप में यानी कि फाई इज सबसेट ऑफ ए, और जो ए होगा वो यानी कि फॉर एवरी ए के लिए इसको यह इस तरीके से यानी कि गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। तो ये रहा रिक्त समुच्चय, यानी कि रिक्त समुच्चय को प्रत्येक समुच्चय का क्या कहलाता है, वो सबसेट कहलाता है, यानी कि उप समुच्चय कहलाता है। अब देखिए यानी कि नोट 1 यानी कि नोट फर्स्ट में रहा, और नोट सेकंड में आप एक इम्पॉर्टेंट जान लीजिए इस तरह से, यानी कि जो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, ये आप नोट 2 में जान लीजिए किस तरीके से, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में नोट 2, प्रत्येक समुच्चय जो प्रत्येक समुच्चय होगा, प्रत्येक सेट होगा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होगा, स्वयं का उप समुच्चय
उप समुच्चय होता है यानी कि सबसेट होता है इस कंडीशन में। जैसे आप कुछ भी मान लीजिए कि कोई सेट आपके पास ए है और सेट ए में 1 2 3 अवयव है, एंड सेट ए इसको भी मान लीजिए और सेट ए में 1 2 3 अवयव है। तो यहाँ पर देखिए स्वयं का स्वयं के साथ प्रत्येक समुच्चय यानी कि स्वयं है ना, स्वयं ए है एंड स्वयं ए है। तो यहाँ पर इसको अगर सेट के माध्यम से लिखा जाएगा, हमने यहाँ पर कह दिया है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है यानी कि ए सबसेट ऑफ ए इस कंडीशन में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये सेट ए सबसेट ऑफ से, क्योंकि समुच्चय ए में भी 3 एलिमेंट है एंड समुच्चय ए में भी इसमें भी 3 एलिमेंट है, और जो 3 अवयव यहाँ पर भी है वो 3 अवयव यहाँ पर भी है, इसलिए ए सबसेट ऑफ ए। इसलिए कहा गया है नोट 2 में कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होगा, सबसेट होगा यानी कि उपसमुच्चय होगा। ये रहा अपना। अब आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए इस तरह से और अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर कोई दिया गया है कि समुच्चय, दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय ज्ञात करना। कोई समुच्चय दिया गया हो, दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय ज्ञात करना। यहाँ पर इस तरीके से कि यानी कि दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय ज्ञात करना। जैसे कोई अपने पास ए समुच्चय है यानी कि 1 2 3 1 2 3 ये कोई सेट है, और इन्हीं की सेट के द्वारा जो दिया गया समुच्चय है, ये समुच्चय है ना अपने पास, और इसी का इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, उपसमुच्चय ज्ञात करेंगे यानी कि सबसेट ज्ञात करेंगे। तो देखिए ए का उपसमुच्चय क्या होगा, ए का उपसमुच्चय, ए का उपसमुच्चय आइए ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो जैसे ए का उपसमुच्चय, जैसे हमने कहा ना कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो रिक्त समुच्चय यानी कि जो खाली होगा, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसी को तो कहते हैं इम्पटी सेट यानी कि नाल सेट भी बोलते हैं, और उसको क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो एक तो ये रहा 5, और जो दूसरी कंडीशन में रहा यही ले लीजिए आप, ये 1 2 3, और इसको यानी कि कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जा सकता है 5, वो तो एकल समुच्चय होगा ना। जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर इसको लिख दिया जाएगा तो एकल समुच्चय हो जाएगा। और इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, और इम्पटी सेट को यानी कि रिक्त समुच्चय को 5 से व्यक्त करते हैं। ये रहा। और यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट में आप इन्हीं में से ले लीजिए 1 ले लीजिए, और इन्हीं में से ले लीजिए 2 एंड 3 ले लीजिए। ये रहा, यानी कि ये हो गया 1 हो गया 2 हो गया एंड 3 हो गया। अब आप ले लीजिए इस तरह से 1 2 ले लीजिए, इसी में से 1 2 एंड 1 3 ले लीजिए। 1 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए वही चीज़ बार बार आप 1 2 हो गया 1 3 हो गया एंड 2 3 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर कितने अवयव हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि जो ए का उपसमुच्चय हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, दिए गए समुच्चय का उपसमुच्चय ज्ञात करना, तो इसका यानी कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हुई, ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर ये 8 आई इस कंडीशन में। आप ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल रहा, और देखिए दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ये तो आई हो गया होगा, लेकिन जब दूसरा देखा जाएगा अभी आपको एक फार्मूला के तौर पे यहाँ पर मिलेगा। देखिए इस तरह से, जैसे कोई एग्जाम्पल और लिया जाए, यहाँ पर ये कोई सेट ए है, और सेट ए में 1 2 एंड 3 एंड 4 अवयव है। तो देखिए यहाँ पर ए के क्या होंगे उपसमुच्चय, यहाँ पर भी ए ही लिया गया है, तो ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय ये देखिए आप, पहला तो 5 हो जाएगा और दूसरा यही हो जाएगा 4, और तीसरा यानी कि 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 ले लीजिए, 1 2 1 3 1 4, अब यहाँ से 1 4 हो गया। अब 2 3 ले लीजिए,
2 1 1 2 हो गया, तो 2 1 नहीं लेना, क्योंकि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, इसको नहीं लेना है। 2 3 ले लीजिए, 2 3 हो गया। अब उसके बाद 2 4 ले लीजिए, 2 4, क्योंकि 4 2 नहीं है अभी, 2 4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर 3 4 देख लीजिए आप, 3 4। और यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3। अब तीसरी कंडीशन में आ जाइए, 1 2 3, यानी कि 3 वाला 1 2 3 हो गया, और 1 3 4 हो गया। यानी कि कोई भी दोबारा ना हो, चाहे 1 3 हो तो 3 1 नहीं होना चाहिए, 1 4 हो तो 4 1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 1 3 4 हुआ, और 2 3 4 हो गया यहाँ पर। और देखिए आप ज़रा, 2 3 4 हुआ यहाँ पर, 2 3 4 और 1 4 2, 1 4 2 है क्या यहाँ पर, या 2 4 1, इस तरीके से कुछ भी हो। तो यहाँ पर देखिए 1 4 2। अब ये गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आप कि जो ए के उपसमुच्चय हैं, यहाँ पर ए के उपसमुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर का 16 आया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब यहाँ पर 3a 3 अवयव थे यहाँ पर, तो 3 अवयव तो यहाँ पर 8 आया। अब जब यहाँ पर 4 अवयव हुए तो यहाँ पर 16 आया। किस कंडीशन में आया? तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ पर 3 अवयव थे, यानी कि 3 अवयव थे, तो 2 की पावर अगर 3 रखा जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 3 बार, तो उसका मान 8 आएगा। और यहाँ पर जब 4 अवयव थे तो 2 की पावर 4, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार, तो उसका मान कितना आएगा? 16 आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट वाली बात ये है, यानी कि एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, देखिए आप इस तरीके से कि जो इम्पॉर्टेंट, यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या यक्स हो, तो यदि समुच्चयों में अवयवों की संख्या यक्स हो तो ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय जो होंगे, यानी कि ए के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या, ए के उपसमुच्चयों की संख्या वह बराबर, वह 2 की पावर n होता है। जैसे अगर उसी को चेक किया जाए, जैसे जो पहले अवयव थे जो हम लोग को ज्ञात करना था, ए बराबर 1 2 3 है ना, यानी कि 3 अवयव हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 लीजिए और 2 की पावर 3 और इसको करिए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यह इक्वल टू 8 हुआ। और यह 2 की पावर, इसमें कितना अवयव है, यानी कि 4 अवयव। यहाँ पर देखिए ये 4 अवयव है, तो ए की पावर 4 कर लीजिए, और यह बराबर 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, यह इक्वल टू 16। इस तरह से कोई भी अवयव दिया गया हो तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा यानी कि सबसेट की सारी जानकारी। अब आइए आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं, यानी कि उचित उपसमुच्चय तथा आदि उपसमुच्चय। आइए इसके बारे में अपन सीखते हैं। उचित उपसमुच्चय तथा आदि समुच्चय, यानी कि प्रॉपर सबसेट, एंड सुपरसेट। तो देखिए, यानी कि उचित उपसमुच्चय तथा आदि समुच्चय, यानी कि प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। इसमें आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं। आइए पहले इसको परिभाषा के अनुसार समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन किया जाएगा। यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है, यदि ए तथा बी दो सेट यानी कि समुच्चय इस प्रकार है कि समुच्चय ए सभी अवयव बी में, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय
ए के सभी अवयव बी में अवश्य हों, बी में अवश्य हों। यानी कि जो सेट ए होगा और सेट बी होगा, तो सेट ए के जितने भी अवयव हों वो सेट बी में पूरी तरह होना चाहिए इस कंडीशन में, तथा समुच्चय बी के में हों, तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो यानी कि जो आप इस तरीके से समझिए, जो सेट ए होगा और सेट बी में सेट ए के अवयव होना चाहिए, परंतु सेट बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में क्या हो, न उपस्थित हो, यानी कि उससे अधिक हो। क्या हो? जो समुच्चय बी में ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, तो ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं इस तरीके से, तथा समुच्चय बी को समुच्चय ए का, तथा समुच्चय बी को समुच्चय ए का, यानी कि सेट ए का आदि समुच्चय, यानी कि सुपर सेट आदि समुच्चय कहा जाता है। आप फिर से समझिए इस बात को कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए के सभी अवयव बी में अवश्य हो, तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय बी में ना हो, तो ए को समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट कहते हैं, तथा समुच्चय बी को समुच्चय ए का आदि समुच्चय कहा जाता है। देखिए इस तरीके से, और इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, अब इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लीजिए इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। इसको ए प्रॉपर सबसेट आप बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको देखिए, ये जो हुआ इसको क्या पढ़ा जाता है, यहाँ पर इसको सी ना पढ़िएगा। ये जो है जैसे यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते थे ना, यहाँ पर इसको सबसेट पढ़ा जाता था, और इसी को केवल यहाँ पर इक्वल के ना चिन्ह लगा करके ये केवल यह चिन्ह लगाया जाता है, और इसको क्या पढ़ा जाता है, यानी कि प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट भी पढ़ा जाता है। ये रहा। तो यानी कि इसको और ए सबसेट, ए सुपरसेट या प्रॉपर सेट, ए प्रॉपर सेट, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको यानी कि देखिए इसी कंडीशन को ए प्रॉपर सेट या प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सेट, यानी कि इसको प्रदर्शित कैसे किया, यानी कि लिख करके ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से। यानी कि इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जैसे यहाँ पर इस तरीके से अगर लगा दिया जाए तो ए सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है, और इसको यहाँ इस तरीके से पढ़ा जाएगा, यानी कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से। और देखिए सुपर सबसेट में क्या होगा, यानी कि बी इज सुपर सेट ऑफ बी, बी इज सुपर सेट ऑफ बी, ए
बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ये ए है अपना, इस तरीके से। तो अब आइए एग्जाम्पल के तौर से समझे, आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, जैसे अपने पास कोई सेट ए है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 है, एंड सेट बी में 1 2 3 4 5 6 है। तो देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है कि यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, यहाँ पर देखिए ले लिया गया कि ए और बी दो समुच्चय यानी कि दो सेट हैं यहाँ पर इस तरह से, और कहा गया है कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो। तो देखिए समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, तो समुच्चय बी में अवश्य मौजूद है यानी कि है, तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, यहाँ पर कम से कम यानी कि दो अवयव ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से कि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार है, ए के सभी अवयव बी में अवश्य हो तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, तो ए को समुच्चय बी का क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इस तरह से इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर अवयव है, तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इस तरीके से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और कम से कम ए अवयव ऐसा हो जो कि बी में ना हो, तो उन्हें उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या मतलब प्रॉपर सबसेट कहते हैं, तथा समुच्चय बी में समुच्चय बी को समुच्चय ए का आदि समुच्चय कहा जाता है यानी कि सुपरसेट कहा जाता है। तो सुपरसेट के लिए ए सुपरसेट ऑफ बी, इस कंडीशन से ये तो ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ, देखिए यहाँ पर ए सबसेट भी है ना, यहाँ पर ए सबसेट भी है, और इसी को ए प्रॉपर सबसेट एंड ए सुपरसेट भी इसको कहा जाता है। इस कंडीशन में आपको क्लियर हो गया होगा। नोट में अगर आप जान लीजिए किस तरह से, देखिए नोट में आप नोट फर्स्ट कि ए सुपरसेट या प्रॉपर सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, दैट इम्प्लाई ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि कोई भी अवयव इस कंडीशन में हो तो इसको ए सबसेट ऑफ बी यानी कि यह इसको भी पढ़ा जाएगा और इसको यह भी चीज़ पढ़ा जा सकता है। जैसे जो एग्जांपल लिए ना यहाँ पर, तो ए सबसेट ऑफ यानी कि ए के अवयव बी के अवयव में है मौजूद है, तो यहाँ पर ए सबसेट ऑफ बी भी होगा। तो इस तरीके से, और ए सुपर सबसेट ऑफ ए सुपरसेट एंड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी होगा इस कंडीशन में। और देखिए यानी कि कोई भी अवयव, जैसे अगर नोट अगर 2 में देखा जाए कि ए सबसेट ऑफ बी, ए तो ए सबसेट ऑफ बी है, और यह यानी कि कोई भी इसके दैट इम्प्लाई के इक्वल में ए सबसेट ए सुपरसेट ऑफ बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है समुच्चय में कोई भी अवयव एक ऐसा अवयव हो जो कि ए में मौजूद ना हो। तो इस कंडीशन में देखा गया। अब आइए थोड़ा सा यानी कि पिछले जो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था, यानी कि जो जितने भी पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, इंटीजर, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, इन थोड़ी चीज़ों पर देखिए सबसेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे जो एन यानी कि एन से होता है नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और डब्लू से होता है अपना पूर्ण संख्या, और जड़ से इंटीजर वैल्यू यानी कि पूर्णांक नंबर, और चौथा है अपना क्यू यानी कि परिमेय संख्या, और आई से होता है इनरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और आर से क्या होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो ये जितने भी हैं ये जो है सभी सबसेट होते हैं,
ये सभी सबसेट किसके होते हैं? रियल नंबर के। ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये जो होते हैं सबसेट होते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के। वास्तविक संख्या ये जितने भी आएंगे। और यहाँ पर जान लीजिए इस तरह से कि जो यानी कि एन, डब्ल्यू और जेड ये किसके सबसेट होंगे? ये होंगे परिमेय संख्या के। यहाँ पर आप जान लीजिए फैक्ट के अनुसार में यहाँ पर कि एन यानी कि एन का मतलब प्राकृत संख्या और डब्ल्यू का मतलब पूर्ण संख्या और जेड का मतलब क्या होगा? पूर्णांक। ये जो होंगे सबसेट होंगे किसका? ये होंगे परिमेय संख्या का। ये इस तरह से। और जो एन की एन डब्ल्यू प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, देखिए आप यहाँ से कि एन और डब्ल्यू ये जो होंगे सबसेट आप जेड यानी कि इंटीजर की इसके पूर्णांक होंगे इस कंडीशन में। और जो नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृत संख्या ये सबसेट होंगे ये इसके यानी कि पूर्ण संख्या के। तो आप डब्ल्यू इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप चाहें तो इसके ऐसे नोट करके आप इसको, क्योंकि नोट में तो लिखा ही गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या में अंतराल और उपसमुच्चय के रूप में। वास्तविक संख्या में अंतराल उपसमुच्चय के रूप में, तो यहाँ पर देखिए अंतराल क्या होता है, यानी कि इंटरवल। अंतराल, अंतराल यानी कि इंटरवल। आइए इंटरवल के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग मूवी से परिचित होंगे कि जब आप मूवी देखते हैं तो बीच में यानी कि जो बीच वाला हेडिंग होता है, बीच में जो यानी कि ऐसा ट्रिप आपको दिखा दिया जाता है और वहाँ पर शो कर दिया जाता है कि इंटरवल। क्या शो करता है? मूवी के बीचों बीच में, यानी कि एक पार्ट का स्टार्टिंग और दूसरी पार्ट यानी कि इंटरवल के बाद। तो इंटरवल आप खुद समझ गए होंगे कि जो बीचों बीच यानी कि मध्य भाग है, यानी कि जो मध्य भाग होगा यानी कि इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद वाला फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप को मिलाकर जो बीचों बीच होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरवल कहते हैं। तो इंटरवल यानी कि इसके रूप में देखा जाए कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य कोई भी रियलिटी हो यानी कि उन संख्याओं के मध्य यानी कि बीच वाला, तो जो दो संख्याओं के मध्य उपस्थित वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय यानी कि अंतराल कहलाता है। आप यहाँ पर देखिए इंटरवल यानी कि अंतराल, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, संख्याओं के मध्य यानी कि उपस्थित वास्तविक संख्याओं के मध्य, उपस्थित वास्तविक संख्याओं संख्याओं का उपसमुच्चय, का उपसमुच्चय, समुच्चय ही अंतराल कहलाता है यानी कि इंटरवल कहलाता है। इंटरवल कहलाता है। इस कंडीशन में रहा, ये रहा यानी कि अंतराल इंटरवल दो वास्तविक संख्याओं के मध्य उपस्थित वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय अंतराल यानी कि इंटरवल कहलाता है। जैसे आप स्कूल में भी देख लीजिए, स्कूल का भी कंडीशन वही होता है कि आपने 4 पीरियड पढ़ा और 4 पीरियड के बाद इंटरवल की जाती है, वो अंतराल यानी कि गैपिंग कर दी जाती है कि इस कंडीशन में, और बाकी उधर इंटरवल के बाद पढ़ाई होती रहती है। तो यही होता है कि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य, दो वास्तविक संख्याओं के मध्य उपस्थित वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय क्या कहलाता है? इंटरवल कहलाता है यानी कि अंतराल कहलाता है। तो अब देखिए कि अंतराल को कितने पार्ट में बांटा गया है। अंतराल यानी कि अंतराल को वास्तविक संख्याओं में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए इस तरीके से कि जो अंतराल यानी कि इंटरवल, अंतराल वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में, संख्याओं में 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं इस तरह से। तो देखिए वो पहला भाग, पहला पार्ट क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। क्या है यहाँ पर? क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल यानी कि
क्या होगा? बंद अंतराल, बंद अंतराल, या इसी को पढ़ा जाता है समवृत्त। समवृत्त आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री की बुक में, यानी कि वहाँ पर इस तरीके से कहता है समवृत्त की मतलब समवृत्त के रूप में। तो यहाँ पर समवृत्त अंतराल। और जो दूसरा है अपना ओपन, ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल, खुला अंतराल, या इसको पढ़ा जाता है विवृत अंतराल, विवृत अंतराल। और तीसरा है अपना यानी कि थर्ड है वो होगा क्लोज्ड इंटर, यानी कि सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। देखिए इस तरीके से यही चीज सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, या क्या होगा, यानी कि इसका हिंदी होगा खुला अंतराल, या यानी कि आधा, सेमी मीन्स होता है आधा, यानी कि अर्ध भाग, आधा खुला या आधा बंद, आधा खुला या आधा बंद, बंद अंतराल, ये इस तरीके से। तो आइए सभी को एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा, यानी कि पहला जो अपने को पढ़ना है क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल यानी कि बंद अंतराल, बंद अंतराल, इसके बारे में जान लेते हैं अपन। देखिए इस तरह से क्या होता है, जैसे ये कोई ए एंड बी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए से लेकर बी तक कोई भी अवयव यानी कि ये रिलेटेड टू आर, यानी कि ए और बी जो है बिलोंग करते हैं आर के, यानी कि आर संबंधित है। और ये जो है ए छोटा है बी से, अर्थात बी बड़ा है ए से। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखिए आप इस तरह से कि ए से बी तक सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ए से बी तक, यानी कि ए से बी तक उनके बीच में भी जितने भी अवयव ए से लेकर जितने भी बी के बीच में आएंगे, ए को लेकर, तो ए से बी तक के सभी वास्तविक के सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? बंद अंतराल। क्या होंगे? बंद अंतराल, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगे। तो वो क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, यानी कि बंद अंतराल। ए से बी तक, जैसे अगर कोई ए अवयव है और यहाँ पर बी, यानी कि ए को लेकर, इसको और इसको लेकर इनके और जितने भी अवयव आएंगे वो जो है क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगे, यानी कि बंद अंतराल कहलाएंगे इस कंडीशन में। और देखिए यानी कि इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जो ए से बी तक लिए ना एलिमेंट, यानी कि अवयव लिए जो, तो इसको इस तरह से ये होगा क्लोज्ड इंटरवल, और ए टू बी इससे इसको से प्रदर्शित करते हैं, ये रहा। और इसको अगर गणितीय रूप में लिखा जाए क्लोज्ड इंटरवल को, तो देखिए यहाँ पर ए बी और ये क्लोज्ड इंटरवल इक्वल टू ये करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एंड बिलोंग्स टू आर, तथा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि एक्स ए के बीच में जितने भी अवयव आएंगे और ए को बी को लेकर, यही होता है क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल। अब आइए यानी कि दूसरा देखते हैं अपन क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि खुला अंतराल। दूसरी अपनी खुला अंतराल। तो ओपन इंटरवल में देख लीजिए, जैसे ए बी इज बिलोंग्स टू आर, इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पर ए इज ग्लेस, यानी कि मतलब वो उसके इक्वल में था, और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, वही चीज़। और पहले में क्या कहा गया था कि ए से लेकर बी के, ए और बी के, ए बी तक, यानी कि ए से बी तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बंद अंतराल कहलाता है। और यहाँ पर ए और बीच के
सभी वास्तविक संख्याओं, यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो क्या कहलाता है? खुला अंतराल कहलाता है। तो ए और बी के बीच में जितने अवयव आएंगे वो होंगे ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल, और जो पहला था यानी कि क्लोज्ड इंटरवल बंद अंतराल, तो ए और बी को भी लेकर और जितने भी उनके बीच में अवयव आएंगे तो वो होते थे यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। और इसको देखिए कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको क्लोज ओपन इंटरवल को यानी कि इसको ए बी से प्रदर्शित करते हैं, या आप और भी इस तरह से, जैसे जो यहाँ पर था ये क्लोज्ड वाला था और तो इसको ओपन में होगा ना, तो ओपन आप इस तरह से इसको भी इस तरह से कर सकते हैं यानी कि खुले के रूप में इस तरह से, और ये होता है ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। और इसको अगर गणितीय रूप में लिखा जाए तो इस तरह से देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए बी, या ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरह ऐसे खुला में भी कर दीजिए। चलिए, और यह यक्स यानी कि करली ब्रैकेट यक्स सच दैट यक्स, और यह यानी कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर, तथा ए इज यहाँ पर लेस देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल था, तो यहाँ पर क्या होगा लेस ग्रेटर देन यक्स एंड यक्स ग्रेटर देन बी, यानी कि यह इसके बीच में आएगा। और यही जो होगा आपका ये होगा ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। अब देखिए यानी कि जो लास्ट है अपना सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, आधा खुला या आधा बंद अंतराल। तो देखिए इसको यानी कि ये आप साफ स्पष्ट हो रहा है वही चीज़, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल को एंड ओपन इंटरवल को आधा खुला होना चाहिए आधा बंद होना चाहिए। तो देखिए ये ए एंड बी यह खुले में हो गया और ये आधा बंद हो गया, या आप ये आधा बंद हो गया और ये आधा खुल गया, इसी को क्या कहेंगे क्लोज इंटरवल, या यानी कि सेमी आधा खुला या आधा बंद इस तरह से। और इसी को जो है उस तरीके से यानी कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यह चिन्ह है ना अपना, इसको इस तरह से ए बी और ये आधा बंद, आधा खुला है आधा बंद है। और ये देखिए आप इसको इस तरह से ये आधा बंद है और आप आधा खोल दीजिए तो इधर का खुल जाएगा, ये रहा अपना कंडीशन। और इसको देखिए आप यहाँ पर ए बी इज बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए इज बिगर देन बी होगा क्योंकि आधा खुला एंड आधा बंद। और अगर यानी कि इसको इस तरह से रूप में लिखा जाए तो देखिए आप ए आधा खुला एंड आधा बंद अंतराल, तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जाएगा, ये आप आधा खुला और ये आधा बंद, और ये होगा यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर यक्स सच दैट यक्स इज बिलोंग्स टू आर, तथा ए इज बिगर देन एक्स एंड एक्स इज बिगर देन इक्वल टू ये बी, इसके रूप में होगा। ये पहली वाली स्टेप के रूप में इस वाले का। और अगर इसका देखा जाए ये बंद एंड ये आधा खुला इक्वल टू ये एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तथा और यहाँ पर ये वाला जो होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड ई लेस देन मतलब ग्रेटर देन बी, और ये इसका यह हो जाएगा गणितीय रूप ए। तो यानी कि ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया गया इस लेक्चर में, ये पार्ट 3 में जितने भी आपको सारी कंडीशन अवेलेबल हैं यानी कि बताई गई हैं, और इन्हीं के चलते आपको जितनी भी क्वेश्चंस बताई जाएंगी एक्सरसाइज के माध्यम से, जितने भी क्वेश्चंस लिया जाएगा सभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को यानी कि ये जितना भी चीज़ आपको बेसिक में बताया गया है आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, अगेन एंड अगेन इस वीडियो को पॉज करके आप देखिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके साथ बने हैं और ज़रूर आपको एक टैलेंट के माध्यम से एक अच्छे तरीके से हम आपको मैथमेटिक्स में अच्छा प्रेजेंटेशन मतलब दिलाएंगे ज़रूर। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।